नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो को आप अगर अपनी जिंदगी में उतार लिए, अपने पास रख लिए, अपने दिल के करीब रख लिए, तो इस दुनिया में किसी से कोई सजेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और कभी भी आप अनसक्सेस नहीं होंगे। ये 100% गारंटी के साथ मैं आपको दे देता हूं और प्रूफ भी कर दूंगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको ना प्रूफ कर दिया तो आप कहना। प्रथम प्रयास में ही यूपी पीसीएस की महासंग्राम में जीत 100% तय है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कभी आप समझने की कोशिश किए क्या आपको कोई सही गाइडेंस गाइडलाइन करता है? चाहे सीनियर हो, दोस्त हो या फिर टीचर हो। अच्छा, हिस्ट्री की बुक, हिस्ट्री पढ़ना है तो एक काम करो, जायंट सिरमाली की पढ़ लो। अच्छा, पॉलिटी पॉलिटी पढ़ना, लक्ष्मीकांत की पढ़ लो। ज्योग्राफी ज्योग्राफी पढ़ना, माजिद हुसैन साहब की पढ़ लो। यार हद है। तैयारी बंदा कर रहा है प्रीलिम्स की, उसकी ऑप्शनल है नहीं भूगोल, उसको पढ़वा रहा माजिद हुसैन की बुक से, और खुद जो है ज्योग्राफी महेश बनवाल से पढ़ा रहा है। और ये सब चीजें जब देखता हूं तो अंदर से बड़ा क्रोध आती है। कर भी है लेकिन दिल की बात है कि मतलब उस भोले भाले सीधे मासूम के साथ में इस तरीके का एक महासंग्राम रचा जाता है, जिस महासंग्राम में आपको मार दिया जाता है। आप जीतने के लिए वाकई में आते हैं, लेकिन आपको जो है हार का सौदा तय करना पड़ता है। लेकिन आज अभी इस वीडियो के बाद में इस जिंदगी में मेरा यकीन करो, अगर आप किसी से कोई सजेशन नहीं लोगे तो प्रथम प्रयास में यूपी पीसीएस को लेकर उड़ जाओगे और इस महासंग्राम में जीत आपकी होगी। इसको कोई नहीं काट सकता है, कोई भी नहीं काट सकता है। किसी से कोई सजेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो है संपूर्ण रणनीति बताएंगे बच्चों की तरह। इसमें प्रीलिम्स क्या है, मेंस का क्या सिलेबस है, प्रीलिम्स के कौन से बुक होंगे, मेंस के कौन से बुक होंगे, और सबको इमेज के साथ में बताएंगे जिससे कि कभी कंफ्यूजन ना हो। और इवन आप लोग को बिलीव नहीं होगा, 21वीं सदी में 21 साल से ऊपर है, आप जब शॉपकीपर के पास में जाते हैं वो भी आपको गधा बना देता है। कर भी है लेकिन सच है। आप जाइए, महेश बनवाल की ये वाली बुक दे देना, वो क्या करता है, महेश बनवाल की एनसीईआरटी वाली बुक दे देता है जो आजकल पूरा समअप करके दिया हुआ है। ये पढ़ लीजिए, मार्केट में ये बहुत चल रहा है, ये जो है सारे लोग लिए हैं, टॉपर जो है यही बुक पढ़ता था। अभी क्या बेवकूफी कर रहे हो? एक शॉपकीपर तक बेवकूफ तुमको बना रहा है और तुम इस नियम बनने चले हो। कभी जिंदगी को रोक के सोचो ना। कर भी है लेकिन दिल की बात है। आज से इस वीडियो को पूरी एक एक बात को पकड़ो, अपनी जिंदगी में ढाल लो, उसके बाद भाड़ में जाए दुनिया। आपको लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपका सपना सिर्फ महासंग्राम को किसी भी हालत में फतह करना है, और वो आप कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी हो सकता है आपको बोल दे कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे नजर से देखो तो मैं गारंटी करता हूं, प्रूव करके देता हूं, आपका होगा सिलेक्शन और फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, गारंटी होगा। लेकिन इस तरीके से चलोगे तब, अदरवाइज संभव नहीं है। अदरवाइज तो 5 साल पंचवर्षीय योजना कर लो, नहीं होगा, यह भी मैं लिख के देता हूं और यह भी 100% गारंटी बोलता हूं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद आप किसी कोचिंग संस्था के पीछे दीवानगी पैदा कीजिएगा। आपके पास में एक बेहतरीन ऑप्शन है, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे बच्चों को बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से पढ़ाई करवाई जाती है और पढ़ाई से कहीं गुना ज्यादा जो है उसको सिखाने की कोशिश किया जाता है, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था है। डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, चाहे प्रीलिम्स की क्लास हो या फिर मेंस की क्लास हो। डेली क्लासेस होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, जिस वक्त यूपी और बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति जो है बहुत कमजोर पहले से भी थी और लॉकडाउन के बाद तो और कमजोर हो गई, तो ऐसे कंडीशन में पूरे पटना में एकमात्र संस्था है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे कम फीस लेके बच्चे के सपनों को पूरा कर रहा है। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी टाइम में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की पूरी रणनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन यह वीडियो आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो कहलाएगा। इस महासंग्राम में जीत के पीछे इसी वीडियो का सबसे बड़ा हक होगा और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है। इसको पकड़ लिए तो दुनिया में कोई भी आपको नहीं हरा सकता है। चलिए आइए चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अब यहां पे देखिए, यूपी पीसीएस सिलेबस 2020 ये ऑलरेडी जो है नोटिफिकेशन इसका आ गया है 21 अप्रैल को ही। तो ये सब तो है। इसके अंदर जो है मेन पॉइंट को बताता हूं। प्रारंभिक परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ या कहिए तो बहुविकल्पीय ऑप्शन वाला होता है। मुख्य परीक्षा जो होता है वो रिटेन टेस्ट होता है। मौखिक परीक्षा जो होता है वो व्यक्तित्व की परीक्षण होता है। ये तो आप लोग खुद जानते ही हैं। ये तीन जो है, तीन सीढ़ियों को क्या है, या तीन कहिए, तीन दरवाजे से गुजरना पड़ता है। एक प्रीलिम्स से, एक मेंस से और दूसरा तीसरा इंटरव्यू से।
यहां के बाद सबसे पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ पे, यानी कि प्रीलिम्स पे। पीसीएस तथा जो भी है, इन दोनों के उत्तर जो है ओएमआर सीट पे देना होगा। ध्यान रखिएगा, पीसीएस का जो आंसर होगा ओएमआर सीट पे देना होगा। एक इसके साथ साथ में जो है इसमें 2 घंटे का टाइम होता है और टोटल क्वेश्चन जो होता है 150 होता है। और द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक जो होता है जीएस का होता है, दूसरा सीसेट का होता है। तो प्रथम पत्र जीएस वाला पत्र जो होता है वो 150 नंबर का होता है, ये भी 2 घंटे का होता है। और द्वितीय पत्र जो होता है वो 100 नंबर का होता है और ये भी जो है 2 घंटे का टेस्ट होता है। टाइमिंग जो है, पहले का प्रारंभिक प्रथम पत्र जो होता है 9:30 से 11:30 और दूसरा जो है 2:30 बजे यानी 2:30 से 4:30 बजे तक होता है। और दूसरा प्रश्न पत्र जो है सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। ध्यान रखिएगा 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है और ये मार्क्स जुटता नहीं है, सिर्फ जीएस से ही जो है कट ऑफ बनता है आपका कि कितना आया है। अगर आयोग जो कट ऑफ दिया है उससे ऊपर आया तो आपका सिलेक्शन और नहीं तो फिर बाहर। आइए इसके सिलेबस को समझते हैं। पहले प्रीलिम्स के, ये प्रीलिम्स के सिलेबस है, इसको पहले पकड़ते हैं। क्या है इसके अंदर पढ़ना है, इसको पकड़िए। जब भी आप बुक लाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आपको कि जो भी बुक लाते हैं जो बता दिया अच्छा ये बुक है, ये बुक ले आओ, और उसको सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यही जिंदगी में सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं और जिसकी वजह से प्रीलिम्स तक आपका रिजल्ट नहीं निकल पाता है। सबसे पहले बुक लाते हैं तो सबसे पहले यह कोशिश कीजिए कि इस बुक में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से मतलब क्या है चैप्टर है जो हमारे काम का है, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको आप पहले छांट लीजिए और जो बेकार उसको छोड़ दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि सरसरी निगाह से सब कुछ को अपने दिमाग के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। दिमाग के अंदर तो आ जाता है सब कुछ, लेकिन एग्जाम के बाद जिस टाइम एग्जाम होता है उस टाइम कुछ भी नहीं निकलता, सारा चीज रायता की तरफ फैल जाता है और पता ही नहीं चलता है सही क्या है गलत क्या है। और इसी कंफ्यूजन में जो है हमारा हमेशा हर बार पिछले 2 साल 3 साल 4 साल पंचवर्षीय योजना तक हो गई है और रिजल्ट रुका हुआ है। लेकिन अब नहीं होगा, अब आपको सही रणनीति से अभी सिर्फ 365 दिन इस रणनीति से तैयारी कर लो। दुनिया में कोई सी पावर नहीं है जो आपको पास होने से रोक के दिखा दे। हम भी तो देखें, लेकिन हमारी रणनीति जिस तरीके से चल रही है वैसे चलो, आप सक्सेस पक्का करोगे, बिलीव करो। इसके अंदर सबसे पहला जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और समसामयिक घटना यानी कि करंट बहुत नीड है। आज के रेट में करंट का इतना वैल्यू है, इतना वैल्यू, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए या यूपीपीसीएस ले लीजिए या किसी भी पीसीएस में ले लीजिए, करंट का इतना वैल्यू कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्या है ये करंट से ही इंक्लूड होगा। चाहे वो आप ले लीजिए इकोनॉमी का पार्ट, चाहे पॉलिटी का पार्ट ले लीजिए, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपका देखिएगा, या साइंस वाला पार्ट ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं आप करंट से जुड़े हुए हैं। अगर करंट आपका स्ट्रांग है तो इसमें तो आसानी से आप खेल लीजिएगा गेम, और अगर करंट आपका वीक है तो आपका सारा खेल सत्यानाश हो जाएगा। करंट को करंट की तरह बनकर करिए, तभी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। दूसरा जो है करंट की बुक जो है पीछे बताऊंगा नीचे लास्ट में। भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी समझ पढ़ना है। उसके बाद भारत में जो है विश्व का, भारत और विश्व दोनों का भूगोल पढ़ना, भारत के विश्व का भौतिक और सामाजिक और आर्थिक भूगोल पढ़ना है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक शासन में संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायत राज, लोक नीति आधारित मुद्दे जो है, राइट इशू जो है, ये सबको देखना और जरूरी है। इसमें बेसिक जो है ज्ञान ले लीजिए, बेसिक, और जो भी करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा उसको जोड़ दीजिए, बस काम बन जाएगा। आर्थिकी और सामाजिक विकास, इसमें क्या सतत विकास को पढ़ना है, गरीबी पढ़ना है, अंतर्विष्ट पढ़ना है, जनसांख्यिकीय पढ़ना है, सामाजिक क्षेत्र के इनोवेटिव, ये सारी बातें को हमको पढ़ना है और इसको भी करंट से जोड़ के ही हमको पढ़ना होगा। थोड़ा वीडियो बड़ा ना बन जाए इसलिए थोड़ा सा तेजी से बोल रहा हूं, अगर कोई दिक्कत हो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है पर्यावरण और पारिस्थितिक, पर्यावरण पारिस्थिति संबंधित समान विषय में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन इस समय विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं। इसमें वो सिंपल चीज को आप समझना है, क्या है जैव विविधता, क्या है जलवायु परिवर्तन, जो बेसिक चीज है उसको समझना। और समान विज्ञान में क्या क्या आ जाएगा आपको पता है कि बायो आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा और फिजिक्स आ जाएगा, यानी कि जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी शास्त्र, ये तीनों के तीनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा हमारा वो होगा सीसेट का, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, सबसे पहला जो है कॉम्प्रिहेंशन को देखना अच्छे तरीके से, अंतर वैयक्तिक क्षमता एवं उसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता ये रहेंगे, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान ये भी रहेगा, समान बौद्धिक योग्यता ये भी इंक्लूड रहेगा, और साथ साथ में प्रारंभिक गणित
यानी हाई स्कूल के स्तर तक का अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और सांख्यिकी, यानी कि आपको जो है 10th स्टैंडर्ड तक का एनसीईआरटी का बुक पढ़ लेना और कुछ भी नहीं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को थोड़ा बना लेना है। समान अंग्रेजी हाई स्कूल के स्तर तक का ही इसमें पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। समान हिंदी जो है वो भी हाई स्कूल के स्तर तक का ही पूछा जाएगा। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल के स्तर तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय होंगे। बिल्कुल आसान है, इसमें 35% मार्क्स लाना बच्चों का खेल, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे ज्यादा मेहनत करना है तो जीएस वाले पार्ट पे जाके करना है। तो ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस था। अब आते हैं मेंस में। मेंस में क्या करना है इसको समझिए। मेंस में सबसे अनिवार्य विषय जो है आप क्या है, समान हिंदी, ये अनिवार्य है, आपको ये लेना होगा। ये 150 नंबर का होगा। निबंध जो होगा 150, इस सबको डिटेल से बताएंगे आगे, बस एक बार देख लेते क्या क्या है। उसके बाद समान अध्ययन का प्रश्न पत्र पहला जो होगा 200 नंबर का होगा, दूसरा जो होगा 200 नंबर का होगा, तीसरा जो होगा वो भी 200 नंबर का होगा, चौथा जो है वो भी 200 नंबर का होगा। तो टोटल यहां पे अगर देखिएगा तो 2 4 6 8 और 3 1100 नंबर का आपका आएगा। और इसमें जो है टोटल टाइमिंग जो है 3 घंटे दिया जाता है, हर पेपर में 3 घंटे। 1100 तो यहां हो गया। उसके बाद 400 नंबर जो है 200 नंबर का जो है 200 नंबर का जो है आपका ऑप्शनल रहेगा। एक ऑप्शनल आपको लेना पड़ेगा, जो भी आप ऑप्शनल लीजिएगा उसके 2 खंड होंगे, पेपर 1 पेपर 2, 200 नंबर के होंगे। तो 400 नंबर इसमें जुड़ जाएंगे, तो 11 4 1500 हो जाएंगे। और 100 नंबर जो आपका आ जाएगा वो इंटरव्यू का आएगा, जो कि टोटल 1600 नंबर का इसमें होता है। अब मेंस एग्जाम सिलेबस और पैटर्न, इसका पैटर्न कैसे है मेंस का, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र में 3 घंटे का समय मिलेगा। जितना भी जीएस वाला पार्ट है उसमें 2 घंटे का टाइम है, मैंने बता दिया हूं। और जो वैकल्पिक होंगे उसको 3 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होगा 200 अंकों का होगा, 2 पेपर होगा, 200 अंकों का होगा। समान हिंदी में न्यूनतम पासिंग मार्क्स आवश्यक होगा। जो समान हिंदी है उसमें सिर्फ न्यूनतम पासिंग मार्क्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस पास मार्क्स लाना है। वैकल्पिक विषय के सभी प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, जो भी वैकल्पिक होंगे, चाहे कुछ भी वैकल्पिक लीजिए। क्या वैकल्पिक है और बताऊंगा आगे चलने के बाद। चाहे आप इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, कृषि का ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, साइंस का ले लीजिए, या फिर हिस्ट्री का ले लीजिए, इकोनॉमी का ले लीजिए, ज्योग्राफी, जो दिल करे वो ले लीजिए। उसमें 2 खंड होंगे और दोनों खंड 200 नंबर के होंगे, जिनमें से 4-4 प्रश्न होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 2 पेपर के 4-4 यानी 8 क्वेश्चन होंगे, लेकिन कम से कम दोनों खंड से 2 उत्तर देने होंगे और टोटल 5 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। टोटल दोनों खंड से 2-2 और 1 से 3 बनाना होगा। तो टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। अब वैकल्पिक विषय क्या क्या है आप लोग एक बार देख लीजिए। सब तो बोल नहीं सकता हूं, बस स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। इतने सारे जो है यूपीपीसीएस में वैकल्पिक विषय है। मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूं वो जो है हमारा इतिहास है वैकल्पिक विषय, जो कि 19 नंबर पे आप देख सकते हैं। आपको आपका जो होगा या जो लेंगे आप देख लीजिए, उसी में ले लीजिएगा। चलिए इंटरव्यू में आते हैं। इंटरव्यू जो है 100 नंबर का होता है। इसमें पूछा क्या जाता है, समान जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए समान उत्सुकता और समान अभिरुचि की परख। देखिए टोटल मेरिट में 600 रुपया, 600 1600 अंक बता चुका हूं, क्योंकि 1100 तो था जीएस वाला से था। उसके बाद 200 नंबर का 400 नंबर का हो गया वैकल्पिक विषय, तो 1500 हो गया, और 100 नंबर का हो गया इंटरव्यू, तो टोटल 1600 नंबर का हो गया। अब देखिए इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू के लिए आप इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने आप को आज से ईमानदार होना शुरू हो जाइए कि जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाए, जब तक हम एसडीएम नहीं बन जाए, तब तक झूठ नहीं बोलेंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात है, किसी से ईर्ष्या करना, नफरत करना, दुश्मनी करना आज अभी बंद कर दीजिए, जब तक कि उस पोस्ट पे नहीं पहुंच जाए। तीसरी बात, जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट ऐसे रखिए जैसे मेरी महबूबा हो, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के देखिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। चौथी बात, जब भी आप बात करते तो कभी भी मुंह से थूक ना निकले, एकदम नॉर्मल तरीके से बात करें। बैठे तो एक मतलब संस्कारी इंसान की तरह बैठे, सज्जन इंसान की तरह बैठे। चलें तो अपने लाइन में चलें, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलें। तो यही सब इंटरव्यू है। अगर ये आ गया आपको करने के लिए तो इंटरव्यू तो बच्चों का खेल है, क्योंकि उसे पता है कि जब आप मेंस क्वालिफाई कर गए तो आप में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान का तो परख ही नहीं है, वहां बस व्यक्तित्व का परख है। कैसा आपका वेशभूषा है, कैसा बोलचाल है, कैसा आप सोचते हैं, कैसा आपका आई कांटेक्ट है, कैसा आपका बॉडी कांटेक्ट है, यही सब तो देखा जाता है। और इसके लिए जो है आप इधर उधर संस्था के पीछे दीवानगी पैदा करते हैं, तो कीजिए, मैं क्या कर सकता हूं। अब आते हैं, अब यहां से शुरू होगा मेंस वाला पोर्शन। मेंस वाला पोर्शन में समान हिंदी, इसमें जो दिए गए गद्य खंड में अबोध एवं प्रश्नोत्तरी, एक जो दिया जाएगा
किसी भी तरीके का गद्यांश दिया जाएगा, उसमें जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद संक्षेपण करना होगा। उसके साथ साथ में सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय निर्देश, अधिसूचना परिपत्र पूछे जाएंगे। शब्द ज्ञान का प्रयोग पूछा जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाएगा। विलोम शब्द पूछा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा। बर्तनी और वाक्य को शुद्ध करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है हिंदी का मेंस का सिलेबस है, जिसमें से पासिंग मार्क लाना होता है। उसके साथ साथ में लोकगीतियां और मुहावरे भी पूछे जाएंगे। अब आते हैं निबंध में। निबंध में क्या पूछे जाएंगे, क्योंकि निबंध भी एक पूछा जाता है आपसे। निबंध जो है हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू में लिखे जा सकते हैं, जिसमें आपको लिखने का दिल करे, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी। निबंध के प्रश्न पत्र जो होंगे 3 खंड में होंगे, 3 खंड में, और प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। 3 खंड होंगे और प्रत्येक से एक एक पर 3 को निकालना होगा, 700 या टोटल 2100 शब्दों में आपको लिखना होगा। और प्रत्येक खंड से 50-50 अंक के होंगे और खंडों से निम्नलिखित विषयों पे निबंध होंगे, यानी कि 150 नंबर के इसमें होंगे। और इसमें पूछे क्या जाएंगे, खंड 1 में जो होगा साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड रहेगा निबंध, सामाजिक क्षेत्र से रहेगा, राजनीतिक क्षेत्र से रहेगा। खंड बी में क्या रहेगा, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से रहेगा, आर्थिक क्षेत्र से रहेगा और कृषि उद्योग एवं व्यापार से रहेगा। तीसरा जो खंड होगा उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना जो कि समसामयिकी वाला होगा, प्राकृतिक आपदा होगा, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया। और राष्ट्रीय विकास योजना और परियोजनाएं, जो भी योजनाएं परियोजना चल रही है देश के अंदर या फिर यूपी के अंदर, वो सारे पे आपको जो है निबंध लिखना होगा 3 खंडों से। आइए सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर को देखते हैं। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में हमें करना क्या है, तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में भारतीय संस्कृति इतिहास के प्राचीन काल से आधुनिक काल के कला प्रारूप, साहित्य, वस्तुकला और महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा जो है आधुनिक भारत इतिहास के 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और समस्याएं, उस टाइम से 1757 से लेकर, यानी कि पलासी की युद्ध से लेके आपको जो है 1947 तक, देश आजाद तक के बीच में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में अपने योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके योगदान को जानना है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक को इसमें जानना है। साथ साथ में विश्व इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी तक की घटनाएं और फ्रांसीसी क्रांति, 1789 औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, साथ साथ में राष्ट्रीय सीमाओं के पुनः समाकन, उसके साथ साथ में उपनिवेश, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फ्रांसीसीवाद इत्यादि के रूप को समाज में इसका प्रभाव क्या है, इसको आपको देखना होगा। और भारतीय समाज के सांस्कृतिक की मुख्य विशेषता, इसको जानना होगा। और महिलाओं और समाज में जो है महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या से संबंधित समस्याएं क्या है, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्या क्या है, इसको भी देखना जरूरी है। तथा उसके साथ साथ में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अभी पढ़ा है। और भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और समाज के संरचना के प्रभाव के बारे में जानना जरूरी है। सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिक क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे क्या जल, मिट्टी, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में आपको जानना होगा। भौतिक भूगोल के प्रमुख विशेषता, जैसे क्या भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी क्रियाएं हो गया, चक्रवात हो गया, समुद्री जलधाराएं हो गया, पवन हो गया, हिमसरिता हो गया, इन सब के बारे में आपको भौतिक भूगोल में जानना अनिवार्य है। अब जैसे ही आपको बुक मिलता है तो ये सब चैप्टर को आप टिक लगा दीजिए अच्छे से। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहां आप लाल पीला नहीं करते हैं। लाल पीला क्या कहां पे करते हैं, किताब के अंदर जाने के बाद हर शब्द में, हर लाइन में, किसी में लाल, किसी में पीला, किसी में काला, किसी में नीला करके क्यों बेवकूफी कर रहे हैं। उससे क्या होगा, वो हमेशा न लाल, पीला, नीला, काला रह जाएगा। वो कभी ब्लैक नहीं हो सकता, कभी व्हाइट नहीं हो सकता, कभी आपके लाइफ में जो है ब्राइटनेस नहीं दे सकती है। उसके लिए सबसे पहले यहां पकड़िए, तब फिर वहां काम करेगा। भारत की समुद्री संसाधन और उनकी संभाव्यता क्या है, उसको जानना है। उसके साथ साथ में जो है मानव प्रवासी, विश्व शरणार्थी समस्याएं, भारत और उपमहाद्वीप के संदर्भ में यहां पे जानना है कि शरणार्थी जो है, चाहे समस्या भारत की हो या फिर उपमहाद्वीप को, इसके संदर्भ में आपको जानना होगा। और सीमांत एवं सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में जानना जरूरी है। जनसंख्या और अधिवास प्रकार, प्रारूप और नगरीकरण
स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम, इसको जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के विशेष ज्ञान, चाहे इतिहास हो, संस्कृति हो, कला हो, साहित्य हो, वास्तुकला हो, त्योहार हो, लोक नृत्य, साहित्य हो, प्रदर्शित भाषाएं हो, धरोहर हो, सामाजिक रीति रिवाज हो, पर्यटन हो, इन सबको जानना। साथ साथ में उत्तर प्रदेश के विशेष ज्ञान, चाहे भूगोल हो या मानव प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियों, खाद्यान्न और खनिज जो है, सिंचाई के स्रोत, इन सबको जानना बेहद जरूरी है। अब आते हैं समान अध्ययन दूसरे पत्र की ओर। इसमें क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान, इसमें पॉलिटी का पढ़ना, जिसमें क्या है, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, उसके साथ साथ में आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत संसाधनों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका कैसी थी, उसको आपको पढ़ना जरूरी है और जानना भी जरूरी है। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचा संबंधित विषय की चुनौतियां क्या है, अस्थायी स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतर और उनकी चुनौतियां क्या है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की क्या भूमिका है, साथ साथ में व्यक्तियों के पृथक्करण, वाद निवारण तंत्र, संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों के उदय और उनका प्रयोग क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। भारतीय संविधान के योजनाएं और प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ में तुलना किस तरीके का है, इसको जानना बेहद जरूरी है। संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार के संबंध में के विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कैसी है, इसको पता आपके पास में होना चाहिए। संगठन और कार्य, सरकार, मंत्रालय, विभाग, साथ साथ में प्रभा तर्क समूह और औपचारिक और अनौपचारिक तथा जो है शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहितवाद यानी कि पीआईएल को जानना बेहद जरूरी है। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम मुख्य विशेषता क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। अगर आप इसको जान गए, इसको समझ गए, तो फिर आपका सिलेक्शन वहां होना तय है। आयोग किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाता, एक बात समझ लीजिए। हमेशा आयोग चाहता है, वो तो ढूंढ रहा है कि कोई एसडीएम मिले, लेकिन अफसोस है आप एसडीएम जैसा करते ही नहीं है पढ़ाई। बस एसडीएम की तरह सोचो, एसडीएम की तरह चलो, एसडीएम की तरह बैठो, एसडीएम की तरह जिंदगी गुजारो, एसडीएम की तरह अच्छे कुर्सी पे, व्हील चेयर पे बैठो, एसडीएम की तरह अच्छी अच्छी किताब पढ़ो। अरे उसके लिए तो सब कुछ कर रहे हो, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आप नॉर्मल बनना सीखो। नॉर्मल की तरह पढ़ोगे तभी रिजल्ट गारंटी होने वाला है। हाई फाई करोगे तो रिजल्ट तो गारंटी है कि उसको रुक जाना है, उसको इस दुनिया में कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। उन्हीं लोग का सिलेक्शन हो रहा है जो ऑलरेडी जो है सिंपल है, सिलेक्शन होने के बाद में अपनी लंबी कथा बताते हैं। अफसोस आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। इसी के अंदर जो है सर्वाधिक नियामक, विभिन्न जो है अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत विशेष जो कार्यभार है उसको जानना, सरकारी नीतियों को जानना इसमें जरूरी है, उनके विकास के हस्तक्षेप के इसको जानना है, और साथ साथ में क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है उसको जानना जरूरी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधी सामाजिक क्षेत्र या फिर सामाजिक सेवाओं के विकास के प्रबंधन से संबंधित विषय को जानना जरूरी है। गरीबी, भूख संबंधित विषय की राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ को जानना जरूरी है। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, महत्वपूर्ण पक्ष जैसे गवर्नेंस और इनके अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर और पारदर्शिता की जवाबदेही और संस्थागत का अन्य उपाय, इसको जानना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, इसको जानना जरूरी है। भारत और उनके पड़ोसी देश, उनके साथ में कैसा संबंध है, इसको जानना बहुत जरूरी है। साथ साथ में तभी इंटरनेशनल रिलेशन आप अच्छे से समझ सकोगे। द्विपक्षीय क्षेत्र में वैश्विक समूह और भारत के संबंधित और भारत अथवा भारत के हितों में प्रभावित करने वाले करार क्या है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनका संरचना, अधिशेष कार्यभार को जानना जरूरी। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक सेवाओं को विशिष्ट जानकारी जानना जरूरी है। साथ साथ में क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटना को भी यहां पे जोड़ना जरूरी है। अब आते हैं प्रश्न पत्र तीसरे की ओर। भारत में आर्थिक नियोजन, अब यहां पे सीधे आ गए इकोनॉमी में। इसमें क्या है, उद्देश्य, उसकी उपलब्धियां क्या है,
NITI, इसके उपयोग भूमिकाएं, इसके समपोषीय विकास के लक्ष्य और SDG के प्राप्त प्रयास क्या है, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी समृद्धि क्या है, इसको जानना, सरकार के बजट में अभाव और वित्तीय प्रणाली क्या था, उसको जानना जरूरी है, प्रमुख फसलों, विभिन्न प्रकार के सिंचाई और सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, धुलाई, विपणन, किसान के सहायक हेतु तकनीक, ये सब में किस तरीके से तकनीक इसका प्रयोग कर रहा है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के संबंधित उद्योग क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, उसके महत्व क्या है, स्थान निर्धारण क्या है, अथवा अधु प्रवाह आवश्यकता और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कैसा है, इसको जानना जरूरी है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि सहायक और न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े हुए मुद्दे भी आपको जानना बेहद जरूरी है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, चाहे उसका उद्देश्य हो, क्रियान्वयन हो, सीमाएं हो, सुदृढ़ीकरण हो, या फिर खाद्य सुरक्षा, बफर भंडारण, कृषि संबंधित तकनीक, अभियान, टेक्नोलॉजी मिशन, इसको जानना बेहद जरूरी है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार कैसा था, इसको जानना जरूरी है। और भारत में वैश्विक और उदारीकरण प्रभाव, साथ साथ में औद्योगिक नीति और परिवर्तन, इनके औद्योगिक समृद्धि का प्रभाव है। उसके साथ साथ में आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे, इन सब के बारे में आपको जानना होगा कि किस तरीके की व्यवस्था है। इसके साथ साथ में आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा और संरचना की चुनौती के रूप में आपदा जो है अपशमन, इसको आपदा को अच्छे तरीके से समझना है। कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे को जानना जरूरी है, कैसा है हमारे देश का, और खास करके उत्तर प्रदेश को भी समझना होगा आपको। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून और जो न्याय व्यवस्था है, उसके नागरिकरण सुरक्षा के कैसे प्रबंध है, उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य और विशिष्ट ज्ञान कैसा है, इसको भी आपको जानना जरूरी है। अब आते हैं समान अध्ययन के चौथे और अंतिम पत्र, जहां पे इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र और मानवीय अंत, इसको जानना बेहद जरूरी, जिसमें क्या है, अभिवृत्ति, संरचना, कार्य, विचार, आचरण, परिप्रेक्ष्य और इनके प्रभाव संबंधी होंगे। सिविल सेवा के लिए आवृत्ति, न्यायबुद्ध जो बुनियादी मूल्य है, सत्यनिष्ठा है, निष्पक्ष है, गैर तरफदारी है, वस्तुनिष्ठ सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव है, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति है, साथ साथ में असहिष्णुता और करुणा है, इसको जानना जरूरी है। संवेगात्मक बुद्धि जानना जरूरी है। लोक प्रशासन में लोक और सिविल सेवा मूल्यों के नीति शास्त्र क्या है, उसको जानना जरूरी है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी कैसा हो, इसको जानना जरूरी है। और उपयुक्त विषय के मामलों में संबंधित अध्ययन के केस स्टडी करना जरूरी है। इसी को कहते हैं इथिक्स, जो कि चौथे पेपर का होता है। अब यहां के बाद शुरू होता है आपका प्रीलिम्स के लिए कौन सा बुक अपने कमरे में रखें। देखिए, प्रीलिम्स के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से आपको बता रहा हूं, सिर्फ यही बुक आपको रखना है, इसके सिवा एक बुक भी चौथा बुक होने नहीं देना। यहां पे इसके पांडे सर का, चाहे वो आधुनिक भारत ले लीजिए, मध्यकालीन, प्राचीन ले लीजिए, या फिर आधुनिक ले लीजिए, ये तीनों को लेना है और पूर्वावलोकन, इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना। प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, इस दुनिया में कोई नहीं रोकने वाला। अगर चौथा बुक आप ला के रख दो, उसके बाद आपका रिजल्ट हो जाए, आप मुझे मैसेज कर देना, नहीं होगा। इसको रख लो और अच्छे तरीके से पढ़ लो, सिलेबस पता है, टिक लगा लो, बस उतना पढ़ लो। आपका प्रीलिम्स हो रहा, सबका हो रहा, बार बार हो रहा, आपका भी होगा। अगर रुका हुआ है तो सही तरीके से आप पढ़ नहीं रहे। इसके बाद यहां के बाद जो है सीधे हम अर्थव्यवस्था में आएंगे, जिसमें परीक्षा वाणी की बुक ले लो और कुछ भी नहीं है, और ये जो है पूर्वावलोकन, इसको ले लो जो, और थोड़ा करंट से जोड़ लीजिए, हो जाएगा। यहां से भी 15 प्रश्न आते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक गेम प्ले करता है। उसके बाद यहां से आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में महेश बरबाद साहब की बुक सफिशिएंट है, चाहे प्रीलिम्स में रहो या मेंस में लो, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। इतना अगर आप अपने दिल दिमाग धड़कन में रख लिए तो हो जाएगा। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, जो भी सीनियर होंगे आपके या फिर जो भी टीचर होंगे, इतना से कैसे होगा। अब थोड़ा बहुत गहराई में जाके पूछता है, आज भी एनसीईआरटी से पूछता है। जहां कहो लिखवा लो हमसे, जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन दे देना, बता देंगे एनसीईआरटी के कौन से पेज से पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, आंसर आप एनसीईआरटी से लिख सकते हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक बुक होना जरूरी है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन इसके बाद आप माजिद हुसैन का बुक लेने के लिए कोई कह रहा है और आप ले रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला आपको पास करवाने की कोशिश नहीं कर रहा है और आप जो है पास करने की चाहत नहीं रखते हैं। और रिजल्ट क्या होगा, सामने वाले की बिजनेस चलता रहेगा और आप फेल कर जाओगे। इसलिए ये बुक लेना, और इसके साथ साथ में एटलस होना जरूरी है। बिना एटलस के ज्योग्राफी पढ़ना अपने आप में पाप करना। और पूर्वावलोकन यही समान भूगोल का ले लेना है, बस इसके सिवा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना है। राज्य व्यवस्था में फिर से परीक्षा वाणी का ही बुक है, इसके सिवा एक भी कुछ भी नहीं लेना है। लोग कहते हैं लक्ष्मीकांत के पढ़ो, हमें लक्ष्मीकांत मेंस के लिए बताओ ना मेरे भाई, क्यों प्रीलिम्स के लिए उसको दिए हुए हो। बेचारे को तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो ऐसे ही उसकी जिंदगी खराब पड़ी हुई है, उसके ऊपर से जो है एक और मर्डर का जो है केस लाद रहे हो कि चलो भाई लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लो। अरे पढ़ेगा, पहले एक बार कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए,
फिर तो वो लक्ष्मीकांत के उससे भी बड़ी बड़ी बुक, सुभाष कश्यप की बुक पढ़ लेगा, वो रमेश सिंह का बुक पर कुछ भी वो पढ़ लेगा, लेकिन एक बार कम से कम उसे बेसिक तो ज्ञान हो जाने दो, ताकि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, वो बहुत मतलब इस कॉन्फिडेंस रहे कि इस बार सर मेंस भी क्लियर कर लेंगे। तो इसके लिए ये बुक है, यहां से 17 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समान जो है विज्ञान में, इसमें जो है बायोलॉजी, वही परीक्षा वाणी का ही ले लीजिए और स्पेशली इसको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, हो जाएगा कंप्लीट। इससे आगे कुछ नहीं पूछता है, यहीं से बार बार रिकॉल होता है, बार बार क्वेश्चन जो है घूमते रहता है। उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए कुछ भी नहीं करना, अगर इग्नू का नोट्स है तो ले सकते हैं, लेकिन वो मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए उतना जरूरी है पढ़ने के लिए, लेकिन पारिस्थितिक पर्यावरण के लिए ये परीक्षा वाणी ले लीजिए, सफिशियंट है। उसके बाद जनसंख्या नगरीकरण, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछता हमेशा 2-3 नंबर का, ये सफिशियंट है, ये भी वाणी का ही है। और फिर पूर्वावलोकन वाला पर्यावरण पारिस्थितिक ले लीजिए। बाकी घर के बाहर से इसके एक्स्ट्रा बुक है पर्यावरण को, तो उठा के बाहर बेच दीजिए, या किसी को अनसक्सेस करवाना, कोई दुश्मन है उसको फ्री में दे दीजिए, वो अनसक्सेस कर जाएगा। टेंशन मत लीजिए कि आपका पैसा गया, आप समझ लीजिए आप जहर दे दिए उसको, अब उसका मरना तय है, और यही लोगों के साथ हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है करंट के लिए, करंट के लिए या तो लक्ष्य ले लीजिए या दृष्टि ले लीजिए। घटना चक्र की दृष्टि आती है, दोनों में से एक लेना है। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूं, सिर्फ सारी जो भी बुक बताऊं प्रीलिम्स के लिए बता, मेंस के लिए नहीं, यही दोनों में से एक को आपको फॉलो करना है। कभी भी गलती से दोनों मत कीजिएगा, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। और मैं कहूंगा लक्ष्य को लीजिए, क्योंकि लक्ष्य मुझे पैसा वैसा नहीं दिया, मैं लक्ष्य को जानता भी नहीं हूं, लक्ष्य को मैं जानता हूं, सॉरी, लेकिन लक्ष्य हमें नहीं जानता है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि लक्ष्य लीजिए, लक्ष्य बहुत अच्छी बुक है परीक्षा वाणी की, बहुत सुपर, अभी तक इसका दूसरा जोड़ा नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा मेंस में, देखते हैं। मेंस के लिए राजीव अहिर की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो, सारे को बाहर फेंक दो कूड़ा की तरह, कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये सबसे अल्टीमेट बुक है। उसके बाद आगे आने के बाद पॉलिटी के लिए जो है फिर से वही लक्ष्मीकांत सर की सबसे अल्टीमेट बुक है, इसके सिवा दूसरा कोई बुक नहीं, इसी को 10 बार पढ़ लो, दूसरा बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलने के बाद में राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए लालेन लाल की बुक ले लो, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है, इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, कोई सीनियर गाइड कर ला तो खरीद लो, अब फैल ही करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, जिसको डूबना है डूब जाए। उसके बाद में यहां के बाद जो है सीधे ज्योग्राफी में आएंगे, ज्योग्राफी का वही महेश बनवास सर की बुक है, सफिशियंट है, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और जब करंट की बात आएगी तो करंट अफेयर के लिए दृष्टि की मैगजीन, एक मैगजीन, सिर्फ एक, ना तो आपको लेना है प्रतियोगिता दर्पण, ना तो क्रॉनिकल लेना, ना तो कोई भी पेपर लेना है मैगजीन। अगर आपको लेना है तो आज के डेट में सबसे टॉप में जो चल रही है वो दृष्टि है, और जो भी लिखने वाले इसके एडिटर है बहुत अच्छे हैं, अच्छे से लिखते हैं। मैं कहूंगा दृष्टि ही एक को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट कभी रुक जाए ना तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, नंबर डिस्प्ले हो रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कभी भी कर लीजिएगा मैसेज। और हाँ, इसके सिवा अगर और कोई प्रॉब्लम है, किसी बुक की जानकारी आपको चाहिए, तो आप प्लीज आप हमें कभी भी किसी भी वक्त कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, अगर कॉल ना रिसीव करूं तब भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर किसी भी तरीके का कोई जानकारी चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, आपका कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है, तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। हमारे ग्रुप में आपको ऐड करेंगे और जो भी हो सकता है हमारी हेल्प करेंगे सारे लोग। थैंक यू, नमस्कार।